दोस्तों, क्या आप एक बात जानते हो? दुर्योधन को राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा था? दुर्योधन को राजा इसलिए नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि वो योग्य नहीं था। उसकी इच्छा बहुत थी लेकिन योग्यता नहीं थी। इसी तरह से आप में से बहुत से लोगों की इच्छाएं बहुत हैं कि मैं IBPS SO का एग्जामिनेशन क्रैक करूं, मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन अपनी योग्यता पर काम नहीं करना चाहते हो क्योंकि उन पर काम करने के लिए खुद को रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपने अपनी योग्यताओं को डेवलप नहीं किया, उन्हें बिल्ड नहीं किया, तो जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ही रह जाएगी और ये साल भी ऐसे ही निकल जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने SO का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो अपने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के इस एग्जामिनेशन के लिए। राइट, ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप सभी को पता है कि इन सभी स्ट्रीम्स पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है IBPS के थ्रू। IBPS SO IT ऑफिसर, IBPS SO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उसके अलावा राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। राइट, उसके अलावा दोस्तों आप सभी को इतना भी पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कर लें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। राइट, उसके साथ साथ कैडर की अगर बात करें तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पर आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है इन अलग अलग पोस्ट के लिए। आपका नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशंस क्या रहेगा? ऑनलाइन ही आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसमें अगर प्रोसेस देखेंगे तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, 3 फेजेस का आपका एग्जामिनेशन रहता है ये, है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जो रिलेवेंट डिग्री लगेगी उसके अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर होता है। एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल की रहती है और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा आप लोग यहाँ पर डेट्स को लेकर बात अगर कर लें तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन डेट है वो हमारा कब है? यहाँ पर अगस्त में है ना। और पिछले ईयर्स को थोड़ा सा ट्रेंड देखा जाए तो आप लोगों का जो इस बार का एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का, उसके अकॉर्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा सकता है वो जून जुलाई के अंदर रिलीज़ किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, मतलब जून लास्ट या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आपका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है इसका वो रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि IBPS ने अपना कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है ना। आपको मेंस की डेट भी पता है कि मेंस की जो डेट होगी हमारी वो 1 नवंबर 2026 है। और दोस्तों उसके अलावा इंटरव्यू की अगर बात कर ले तो कहीं ना कहीं दिसंबर या फिर जनवरी 2027 के आसपास आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों डेट फिक्स हैं। ये थोड़ा टेंटेटिव हमने रखा है कि भाई अगर जो पिछले साल का ट्रेंड देखे तो उस हिसाब से आपका नोटिफिकेशन इसी पार्ट में देखने को मिलेगा। और इस पार्ट में अगर नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों तो बहुत कम टाइम मिलता है ना, बहुत कम टाइम मिलता है इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो बेहतर क्या होगा, हम अपनी प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दें। अब दोस्तों थोड़ा सा और अगर आगे बात कर लें इस पार्ट को लेकर, देखिए डेट आपका जो IBPS ने कैलेंडर रिलीज़ किया था उसके अंदर साफ तौर पर आपकी डेट मेंशन करी गई है कि 29 अगस्त को हमारा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रहेगा और मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो 1 नवंबर को रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये पिछले सालों का दोस्तों ट्रेंड है, आप देख सकते हो, है ना, कि जैसे जब ये अगस्त में एग्जामिनेशन था, है ना, तो आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो जुलाई को आया था, 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, इधर थोड़ा सा ट्रेंड इनका अलग रहा है कि नवंबर में जब एग्जाम था, दिसंबर में एग्जाम था, दिसंबर में एग्जामिनेशन था, तो उस हिसाब से इनका एग्जामिनेशन यहाँ पर टाइम ज़्यादा मिल गया था 2024 में, है ना, कि ये 1 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आया, नवंबर में एग्जामिनेशन हुआ। यहाँ पर 1 अगस्त को नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन यहाँ 1 नवंबर को नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो गया। तो यहाँ तो टाइम नहीं दिया है ना, यहाँ पर टाइम दिया है। तो यहाँ पर भी ये मत सोचना कि हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, नहीं, डेट फिक्स है तो नोटिफिकेशन भी आपका जून जुलाई में फिक्स्ड है। राइट, इस बात को समझिएगा। अब दोस्तों आप ना थोड़ा सा अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, है ना, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। मतलब देखो उससे क्या होगा, थोड़ी सी अपनी हार्ट बीट बढ़ेगी और हम लोग ना उस और काम करना शुरू कर देंगे। आप मंथ वाइज मत देखो, आप ये देखो मेरे पास दिन कितने बचे हैं। तो दोस्तों अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम की अगर बात कर ले तो हमारे पास जो दिन बचे ना वो सिर्फ 171 डेज बचे हैं, 171 दिन बचे हैं सिर्फ। अब जैसे जैसे दिन कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे कम और काउंटिंग कम करते चलना। ठीक है, क्योंकि जब हम डेज के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे ना तो फिर हो सकता है कि हम लोग थोड़ी अपनी जो प्रिपरेशन की स्पीड है उसको थोड़ा इंक्रीज कर लें। राइट, क्योंकि आप मंथ वाइज सोचते चलोगे ना, 5-6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, तो वो कब आपके 2-3 महीने में कम तब्दील हो जाएगा और कब वो 1-1.5 महीने में तब्दील हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इस बात को लेकर समझो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 171 डेज बचे मेरे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, है ना। तो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना है दोस्तों, प्लान करना। देखो कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो तो ये 4 बेसिक से पिलर्स होते हैं अपने पास।
एक हमें उसका सिलेबस को समझना है। अभी जो बच्चे ऐसे हैं फ्रेशर से, बिगनर से, जिन्हें अभी कुछ नहीं पता कि मुझे तो एसओ का एग्जामिनेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में जाइएगा, एक कंप्लीट हमने वीडियो बना रखा है IBPS एसओ के रिगार्डिंग, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आज से भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आप लोग, तो बहुत अच्छे चांसेस आपके कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है ना दोस्तों, वो गेम चेंजर होता है, और उसमें आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई है, ठीक है, तो वो आपका ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट है। और क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसको आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, आप उसको आराम से क्रैक कर जाओगे, ठीक है, वो निकलवा देंगे आप लोगों का इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, ठीक। तो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना दोस्तों। उसके अलावा PY के उस पर भी अपने को काम करने की रिक्वायरमेंट होती है। स्टडी प्लान एक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक स्टडी प्लान होना चाहिए जिसको हम फॉलो कर पाएँ बेसिकली, उसी हिसाब से अपने को टाइम टेबल भी अपना सेट करना है। और एक होता है राइट सोर्सेस, राइट सोर्स का सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह की चीज़ें पूछी जाती है ना, और उसी हिसाब से आपको भी प्रिपेयर करवाया जाए। ऐसा नहीं कि आउटडेटेड कंटेंट के साथ आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, तो फिर वो मतलब नहीं रहता है ना। एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें अगर आपको नहीं करवाई जा रही है तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब दोस्तों देखो, एक छोटा सा अगर ओवरव्यू हम लोग देख लें, छोटा सा पार्ट बस सिर्फ, ठीक है, कि जैसे 1 से 2 महीने का जो टाइम रहता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए रहना चाहिए, और 3 से 4 महीने का जो टाइम रहता है हमारे पास में वो प्रैक्टिस और सेक्शन टेस्ट के लिए रहना चाहिए, और 5 to 6 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसमें फुल लेंथ मॉक और रिवीजन के लिए अपने को रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बाइफिकेट करते हैं। देखिए, एग्जाम पैटर्न से आप अवेयर हो कि अपना 3 फेजेस का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसके अंदर प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इस बात को समझे कि मुझे प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना है किसी भी हालत में, ठीक है, राइट। तो ये है, और बाकी फिर आपका क्या, मेंस का एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू। तो फाइनल सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट आपकी बनती है वो इन दोनों पर बेस्ड होती है ना। लेकिन प्रीलिम्स को भी दोस्तों क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इस बार बहुत से बच्चे बाहर हुए हैं प्रीलिम्स से, ठीक है, तो इस बात का आप लोग सारे बच्चे ध्यान रखें। एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से अगर देखोगे तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है, रीजनिंग सेक्शन होता है और जनरल अवेयरनेस होता है। ये है आपके लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी वाले बच्चों के लिए, है ना। आपके पास क्वेश्चंस 50-50 रहते हैं, लेकिन मार्क्स की अगर बात कर ले तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस के 25 मार्क्स रहेंगे। 40-40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको हर एक पेपर के अंदर मिलने वाला है ना, और नेगेटिव मार्किंग आपकी दोस्तों यहाँ पर रहती है। उसके हिसाब से अगर आप लोग बात करेंगे अदर स्ट्रीम्स के लिए, जैसे IT ऑफिसर है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, HR एंड पर्सनल ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग सेक्शन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50-50 क्वेश्चंस। इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चंस के आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बाकी रीजनिंग और क्वांट के अंदर आपको 50-50 मार्क्स मिलने वाले हैं। टाइम यहाँ पर भी आपको सेक्शन टाइमिंग दे रखा होता है 40 मिनट्स का, और दोस्तों 40 मिनट्स एक बहुत सही टाइम आपके पास है, जिसमें आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सारे तो नहीं करने हैं, हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी होंगे, है ना, लेकिन आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, बढ़िया स्कोर कर सकते हो इतने टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है आप लोगों की, है ना। उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग क्या, कि जैसे मेंस के एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले, तो मेंस के एग्जामिनेशन में दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज आप लोग का रहता है, लॉ ऑफिसर, IT, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR एंड पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 60 क्वेश्चंस, 60 मैक्सिमम मार्क्स, और आपके 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिया जाता है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो राजभाषा अधिकारी वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 पेपर्स होते हैं, एक आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव रहता है, एक प्रोफेशनल नॉलेज आपका डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट का होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसमें 45 क्वेश्चंस आपके रहेंगे दोस्तों, 60 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में दोनों में ही आपको 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। तो इस बात से आप अवेयर हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है अभी, कि सर हमें अभी कर सकते हैं क्या, तो भाई देखो बिल्कुल कर सकते हो। अभी आप लोग अगर शुरू करते हो तो बिल्कुल आप आराम से इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें एक राइट डायरेक्शन में चलना है, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरफ चलना है ना। अगर आप गलत दिशा में चलते रहे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो आप एक काम करें, जो बच्चे अभी तक प्रिपेयर नहीं है ना, तो भाई सबसे पहले क्या करना है हमें, कि 1 से 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन जो हमारे पास है, 1 से 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन अगर हम देखें, कि मान लीजिए 30 से 60 दिन का जो टाइम ड्यूरेशन अपने पास है, उसमें क्या करना है हम लोगों को, अपने फाउंडेशन पर काम करना है। किस पर काम करना है, अपने फाउंडेशन पर काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम पीरियड होना चाहिए, बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम पीरियड। दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्वांट के लिए आप लोग इसको डेली इस पे काम करना है, क्वांट पर डेली काम करना है आपको, रीजनिंग पर आपको डेली काम करना है। उसके अलावा इंग्लिश वाला जो सेक्शन है दोस्तों, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है ना, अगर आप चाहो तो इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हो,
अदरवाइज आप इसे भी क्या करें, रेगुलर बेसिस पर इस पर काम करें, क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा कट ऑफ क्या होता है, ज़्यादा जाता है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। और जीए वाला जो पोर्शन है इसे भी आपको डेली ही रीड करना है, अभी तो इसे भी क्या करना है, डेली रीडिंग करनी है मेनली। अब कितने कितने घंटे, देखो कितने घंटे, अब मैं आपसे बोल दूँ 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप लोग ये ध्यान रखो कि मुझे अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना टाइम देना है। अगर आप लोग 2 घंटे भी अगर टाइम दे रहे हो, जैसे क्वांट को 2 घंटे दिया आपने, रीजनिंग को 2 घंटे दे दिए, इंग्लिश को 1 से 1.5 घंटा दे दिया आप लोगों ने, है ना, और जीए के अंदर भी आपने 1 से 1.5 घंटा टाइम दे दिया, तो वो सफिशिएंट रहेगा, लेकिन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। हर चीज़ के लिए दोस्तों कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी देना पड़ रहा है तो दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि अभी आप लोग किस पर काम कर रहे हो, कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो। इस टाइम ड्यूरेशन में 1 से 2 महीने के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, इसमें आप लोग स्पीड को लेकर परेशान बिल्कुल मत होना। चाहे रीजनिंग की बात कर लो या फिर क्वांट की बात कर लो। क्वांट के अंदर आपको अपने कैलकुलेशन पर काम करना है, अर्थमेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। इजी लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। इजी लेवल के क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, फिर थोड़े से मॉडरेट लेवल पर जाओ, और फिर थोड़ा सा उस पर क्या करो, डिफिकल्टी लेवल पर जाते रहो। तो ये एक हायरार्की होना चाहिए हमारे पास हर चैप्टर को लेकर, हर सब्जेक्ट को लेकर। बेसिकली रीजनिंग के अंदर भी आपको यही करना है, ठीक है। पजल भी अगर आप सॉल्व करो रीजनिंग के अंदर, तो पहले बेसिक लेवल की पजल, सिटिंग अरेंजमेंट भी है तो पहले बेसिक लेवल के, फिर थोड़ा सा अपन मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल पर जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल दोस्तों थोड़ा अच्छा खासा आता है आपका, है ना। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा इजी लेवल का आ जाता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले पैटर्न में चलती चीज़ें आजकल, है ना। तो हमें अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करना है। तो शुरुआत में कोई भी बच्चा स्पीड पर ज़्यादा फोकस ना करे, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम करना है। आपके अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए तो फिर स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके लिए टाइम है भी अपने पास। तो पहले 1 से 2 महीने जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, चाहे स्लो चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला बंदा अगर 1 घंटे पढ़ रहा है तो आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, जरूरत पड़े तो 4 घंटे पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। कुछ ही टाइम की बात है ना। एक बार अपना सिलेक्शन हो गया तो फिर टाइम ही टाइम रहेगा हमारे पास में, राइट। तो ध्यान रखो कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर काम करना है। इंग्लिश के अंदर भी सेम है, एडिटोरियल पढ़ा करो, ठीक है। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। आपको एडिटोरियल वाला पार्ट, ग्रामर के जो बेसिक्स हैं उन पर काम करना ज़रूरी है। किसी किसी को बोर लगता है इंग्लिश, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी सेम कहानी है, रेगुलर बेसिस पर अपने आप को अपडेट करते चलो, ठीक है। एआरडी के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, एएसआई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं हमारे पास, उन सभी से अपने आप को अपडेट रखना है। और अगर हो सकता है अपने हिसाब से नोट अगर बना सकते हो, नोट्स वगैरह तो बना सकते हो तो बनाते चलो, है ना, ठीक है। ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा कि ये 1 से 2 महीने का जो टाइम रहेगा हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना मेन गोल क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। और प्रोफेशनल नॉलेज जो है, ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनल नॉलेज को छोड़ देंगे सर, नहीं, उसमें भी अगर टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम आप प्रोफेशनल नॉलेज को भी दीजिए, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप लोग काम करते चले, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप लोग थोड़ा थोड़ा उसको भी साथ साथ पढ़ते चले, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों, जब आपने थोड़ा सा मतलब आपने क्या करा कि आपने 1-2 महीने के अंदर थोड़ा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और 1 से 2 महीने का टाइम दोस्त अच्छा खासा टाइम होता है, और इसमें आप लोग अच्छा खासा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, राइट। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो अब बात ये किसकी आती है, अब बात आती है हमारे पास दोस्तों किसकी, स्पीड और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, कि हम थोड़ा सा स्पीड पर काम करें। हमने बेसिक्स लर्न कर लिए, अब मुझे स्पीड पर काम करना है। तो दोस्तों स्पीड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है, क्विजेज में टाइमर के साथ काम चलता है ना। तो क्विजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्विजेज हो गया, सेक्शन मॉक्स आपके पास हो गया, ठीक है। और उसमें भी आप लोग क्या करेंगे, जब क्विज पर काम करना शुरू कर दिया, सेक्शन मॉक्स पर आपने काम करना शुरू कर दिया, जब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए, फिर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अपने फुल लेंथ मॉक भी, ठीक है। चाहे आप हफ्ते में क्या करो, 1 मॉक दो, 2 मॉक दो, लेकिन मॉक देने के साथ साथ उसका एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हर मिस्टेक का हमें एनालिसिस करना ज़रूरी है कि यार मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, अगर मेरी स्पीड नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है ना। अगर मुझसे किसी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे, है ना। वो क्यों अपना क्लियर होना चाहिए, और उस क्यों का अगर आंसर मिल जाता है, उसके बाद फिर आपका स्पीड वाला जो पार्ट है वो थोड़ा और इंप्रूव होते चले जाएगा। तो हमें ध्यान रखना क्या होगा कि मुझे अपने मॉक्स पर काम करना है, लेकिन उसके पहले मॉक्स पे हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले क्विजेज, सेक्शन मॉक्स, ठीक है, और अपने थोड़े टॉपिक वाइज जो टेस्ट है बेसिकली उन पर भी मैं अच्छे से काम कर लूँ यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर आप क्या करेंगे कि वोकैबुलरी पर तो काम करना ही करना है ना। रीडिंग जैसे आप पहले शुरुआती मंथ में कर रहे थे, वैसे आपको इधर भी करना है। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रीडिंग के बगैर यहाँ पर काम नहीं चलेगा, क्लियर है। प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर भी क्या कर सकते हो आप लोग, अपने हिसाब से नोट्स थोड़े से बना लीजिए, या फिर आप किसी फैकल्टी के कनेक्शन में है ना, आपने कोई कोर्स ले रखा है तो उनके अकॉर्डिंग फिर अपने आप को प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि वो आपको प्रॉपर गाइड करते चलेंगे आपको नोट्स किस तरह से बनाना है, ठीक है। और डेली एक सेक्शन टेस्ट आप दे सकते हो तो दीजिए उसको आराम से,
है ना। तो ये काम अपने को करना है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, दूसरा फेज रहेगा, एक तरह से प्रैक्टिस फेज रहेगा हमारे पास। उसके अलावा दोस्तों जो आप थर्ड फेज की अगर बात कर लें तो देखिए लास्ट के जो 45 डेज रहेंगे हमारे पास में, मतलब जैसे 29 अगस्त को अपना एग्जामिनेशन है, राइट। तो आखिरी के जो ये 45 दिन रहेंगे हमारे पास, उस पर हम सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करेंगे, प्रीलिम्स के ऊपर, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज अगर आप करना चाहो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कर सकते हो, लेकिन हमें क्या फोकस करना है, अपना पूरा फोकस करना है किसके ऊपर, प्रीलिम्स को क्लियर करना है कि मुझे प्रीलिम्स किसी भी हालत में क्लियर करना है, क्योंकि मेंस के लिए मेरे पास टाइम है, नवंबर में मेंस है ना, अगस्त के अंदर सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर में मेरा मेंस है, तो टाइम है मेरे पास वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसी टाइम में प्रिपेयर करूँगा, आप इस दौरान भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते चलिए, है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम आप मेंस के लिए देते चलिए प्रोफेशनल नॉलेज को, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि 3 से 4 फुल लेंथ मॉक लगाते चलेंगे बेसिकली एक वीक के अंदर, है ना, एक वीक के अंदर अपने को लगाना बेसिकली। यहाँ पर ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसके अंदर अपना पूरा फोकस किस पे होना चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है एट एनी कॉस्ट, क्लियर। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े जो करिए। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो उस पर काम करिए, उस पर एनालिसिस करिए प्रॉपर, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे, किस टॉपिक के नहीं बन रहे, जो भी फैकल्टी आपके साथ कनेक्टेड है उनसे कॉन्टेक्ट करिए, है ना, उनके साथ बात करिए कि सर मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स हमें खुद करने पड़ते हैं बेसिकली, है ना, ठीक है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों लास्ट 45 डेज, इसके अंदर आप पूरा बोलते ना घोल के पी जाना अच्छे से, ठीक है। और मुश्किल नहीं है दोस्त, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जीए सब इजी हो जाएंगे अगर आप इस वे में चलते रहे तो, ठीक है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट पर काम करना है, एनालिसिस करना उसका प्रॉपर्ली, फिर अगले मॉक टेस्ट में जो गलतियां आपने पिछले मॉक टेस्ट में करी है उन पर उनको सुधारना है, अगले मॉक टेस्ट में वो गलतियां नहीं करनी है। फिर कुछ गलती उस मॉक टेस्ट के अंदर करोगे, फिर उनको जज करो, एनालाइज करो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि गलती पहचानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गलती आपको समझ में नहीं आएगी तो वही गलती फिर आप लोग मॉक टेस्ट के अंदर करते चलोगे और एग्जाम में भी वहीं करोगे। और जो स्ट्रेटेजी आप लोग यहाँ पर बनाओगे वैसी ही स्ट्रेटेजी आपको क्या करनी है, फाइनल एग्जाम के अंदर भी बनानी होगी, है ना। जब मॉक टेस्ट आप लोग लगाओगे तो क्या करना होगा आपको कि उसका प्रॉपर एनालिसिस करते चल रहा है, और साथ साथ जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो उस टाइम पर आप लोग क्या करा करो कि स्क्रीनिंग जरूर कर लिया करो, सारे क्वेश्चंस देख लो एक बार, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करा करो, ठीक है। उससे बहुत फायदा मिलता है अपने आपको, राइट। तो ये टाइम ड्यूरेशन इस तरह से रहेगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा दोस्तों जैसे प्रीलिम्स अगर हो गया हम लोग, प्रीलिम्स के बाद में फिर क्या फोकस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस, है ना, क्योंकि मेंस के लिए अपने पास अच्छा खासा टाइम से। मेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। नोट्स पीवाईक्यू आपने बना रखे, शॉर्ट रिवीजन साइकिल रहेगा पूरा, ठीक है। अच्छे से आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो उस टाइम ड्यूरेशन में, है ना। और क्योंकि बेसिक्स आप लोग इतने टाइम से कर ही रहे हो, जैसे शुरुआत से करते चलोगे ना 1 से 2 महीने, फिर 45 डेज, तो उसमें बेसिक्स तो कहीं ना कहीं आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ बढ़िया तरीके से रिवीजन, है ना, अच्छे से अपने आप को और बेहतर तरीके से इसको तलाशना, ठीक है। और जो भी आपके जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं प्रोफेशनल नॉलेज के, वो आपको और प्रॉपर तरह से गाइड कर पाएंगे कि भाई आपको और क्या किस तरह से करना है, किस तरह के और नोट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है ना, ठीक है। मतलब जितना डीप डाउन आप जा सकते हो इसके अंदर, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी करनी है दोस्तों। मेहनत ये वाली एक ही बार करनी है, एक बार एग्जाम निकल गया हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद तो फिर प्रमोशंस के लिए फिर हमको मेहनत करनी है वहाँ पहुँचने के बाद में, ठीक है। लेकिन ये कर सकते हो बिल्कुल यार, है ना। और इसके बाद में दोस्तों बनता है अपने पास किसका टाइम कि यार इंटरव्यू वाला पार्ट, है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि प्रोफेशनल नॉलेज में हमें ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पर करेंगे हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा वो, है ना। क्योंकि ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है प्रोफेशनल नॉलेज को और इंटरव्यू को लेकर, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इंटरव्यू को भी आप इग्नोर नहीं करना है। इंटरव्यू के लिए भी शुरुआत से थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करते चलेगा आप लोग, ठीक है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस हम लोगों ने निकाल लिए, कई सारे जो मतलब जो सक्सेस स्टोरीज रहती है उनको देख लीजिए, वहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। उन क्वेश्चंस को लिख लीजिए आप एक बार, और वहाँ से ये देखिए कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं किस तरह से आंसर करता इस चीज़ का, है ना, ठीक है। आपको इसी चैनल पर कई सारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएगी, उनको देखिए, वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए एक बार, क्लियर। तो इंटरव्यू के लिए भी क्या करो, थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर पहले से करते चलो। देखो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना। और ये जो छोटे छोटे स्टेप्स आप लोग पहले से ले लोगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आप सभी को आगे। देखो बताना हम लोगों का काम रहता है, करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे बच्चे कर ले जाते हैं तो वो फाइनल एग्जाम भी क्वालिफाई करके इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और जो नहीं करते हैं, जो सोचते रहते हैं, फिर वो अगले साल भी वही चीज़ें देखते रहते हैं और कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। तो डिसीजन लेना है जल्दी से, अपनी प्रिपरेशन की जर्नी जितनी जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार करने को देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो ये है टाइमलाइन आपके पास में। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों इसके अंदर, वो क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ज़रूरी है। मोटिवेशन तो क्या है कि हो सकता है कि 1-2 वीडियो आप लोग देख लो,
थोड़े टाइम तक मोटिवेट रहोगे, फिर बाद में वापस से ख़त्म कहानी, है ना। लेकिन डिसिप्लिन में रहोगे अगर आप लोग, तो मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि जो मोटिवेशन है वो क्या है, सिर्फ एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन क्या है, वो फायर है जो कभी नहीं बुझती, है ना। तो हमें फोकस किस पे करना है कि अपने को डिसिप्लिन रहना पूरी तरीके से, ठीक है। मुझे बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये तभी हो पाएगा आपके पास जब समय रहते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप लोग के पास सफिशिएंट टाइम रहेगा प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज तो बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन डेट तक बस अरे सर मेरा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ये टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ, बस वैसे ही लगे रहते हैं, है ना। लेट लतीफ़ के लिए तो फिर कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं ना, समझ रहे हो। बाकी दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को देखो, है ना। आप लोग क्या कर सकते हो, कम से कम ये ध्यान रखो कि 2 घंटे भी अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हो तो वो भी सफिशिएंट है आपके लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, है ना। एक एरर नोटबुक बना सकते हो कि मैं गलतियाँ क्या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरी गलती क्या है बेसिकली, है ना। स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है, तो ये दोनों का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है ना। इंग्लिश को इग्नोर मत करना, बहुत सारे बच्चे ना इसी वजह से बाहर हो जाते हैं, तो ध्यान रखो अपनी रीडिंग पर काम करो। वो सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत सारे बच्चों को डराता होगा, लेकिन उससे भी हमें दोस्ती करनी होगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इंग्लिश को क्वालिफाई करना ज़रूरी है अपने लिए, है ना। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होगा आपके लिए, और अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कोशिश करा करो कि सुबह जल्दी उठ जाया करें। कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग एड ऑन कर ले अपनी डेली रूटीन के अंदर, है ना। अगर आपका दिमाग अच्छा रहेगा, शरीर बढ़िया रहेगा, तो हर चीज़ बढ़िया रहेगी, है ना। शरीर से स्वस्थ होना ज़रूरी है। वो बोलते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और अगर ये सही रहेगा तो सब चीज़ें बढ़िया रहेगी आपकी, है ना। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखा करो, अपनी सेहत को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो, ठीक है। रही बात दोस्तों इसी चीज़ की है कि बस कंसिस्टेंसी इज़ एवरीथिंग, है ना। कंसिस्टेंट होना अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी तो अपनी। और एक और बात कि दोस्तों एग्ज़ाम डेट सभी के सामने है ना। प्रॉपर प्रिपरेशन ज़रूरी है अब सभी के लिए, राइट। क्योंकि कहा जाता है ना कि प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो, वेल एंड गुड। अगर आप लोग अड्डा 24/7 के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके भी ऑप्शन हमारे पास है। आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, या तो आप रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ के महापैक में एनरोल कर लीजिए। अगर इसमें एनरोल कर लेंगे आप लोग तो इसमें एसओ के बैचेस, है ना, और जितने भी रेगुलेटरी एग्जाम्स हैं उस सब के बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे अगस्त में आने वाले और भी एग्जाम्स टारगेट करने हैं, तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है, बैंक महापैक प्लस। आप इसमें एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये रेफरल कोड है, इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग, जिसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ये बैंक महापैक प्लस फिलहाल में, है ना, 4499 के अंदर आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। काफ़ी कम प्राइसिंग के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करता है मेनली, ठीक है। एनरोल किस तरह से करना है एक बार ज़रा वो देख लीजिए दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, है ना। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिए, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर जाइए। यहाँ पर कई सारे एग्जाम्स दिखेंगे। अब जैसे आपको लग रहा है कि सर मुझे बाकी एग्जाम्स टारगेट नहीं करना, सिर्फ मुझे एसओ की प्रिपरेशन करनी है, तो अगर सिर्फ एसओ की प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पर देखिए IBPS एसओ नजर आ जाएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर दोस्तों आपको बैचेस दिख जाएंगे, है ना। IBPS एसओ लॉ ऑफिसर, IBPS एसओ IT ऑफिसर, जो कि ये बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 मार्च से बैचेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और अगर आप इसको व्यू ऑल करेंगे तो इसमें सारे के सारे बैचेस आपको शो हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मार्केटिंग ऑफिसर का मिल जाएगा। क्वांट पढ़ना है तो उसके लिए भी एक लाइव बैच आपका, सिर्फ GA पढ़ना है उसका भी बैचेस आपका है, HR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका भी बैच आपका है, ठीक है। तो जिस किसी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। 13 मार्च से बैचेस आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। अब अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे एसओ के साथ साथ अदर एग्जाम्स को भी टारगेट करना है, तो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या आपके लिए बैंक महापैक प्लस, है ना, ठीक है। इस पर क्लिक करिएगा, बाय नाउ पर जाइएगा, यहाँ पर एक कूपन कोड आपको लगाना होगा, दैट शुड बी Y710। क्या होगा, Y710, इसको अप्लाई कर दीजिएगा इस तरह से, तो आप देखेंगे काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग दोस्तों अभी और कम होगी, है ना। ये प्राइसिंग आपकी क्या होगी, और भी कम होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 4499 के अंदर मिल जाएगा, 4499 के अंदर मिल जाएगा इसी रेफरल कोड के थ्रू, Y710, क्लियर। ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है, तो ये जो प्राइसिंग है ये आपकी चेंज हो जाएगी, 4499 में आपको मिल जाएगा बेसिकली इस रेफरल कोड के थ्रू एप्लीकेशन ऐप पर जाकर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, ज़रूर बताइएगा। बाकी यार दोस्तों अगर ऐसा क्लियर करना है तो जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।